Multiple variable analysis, partial correlation. Partial correlation used to determine the amount of variance that an intervening variable explain in both the independent and dependent variable. So partial correlation is a statistical strategy that is used to examining or determining the variance occurred in between two variables due to the intervening variable. तो ये जो होगा analysis, इसकी help से आपको पता चलेगा to what extent intervening variable is accountable for the variance in both main variable. Two variables followed by the inclusion of a third can help explain partial correlation. तो दो वेरिएबल में जो एसोसिएशन है उसमें थर्ड वेरिएबल ऐड करके उसको एक्सप्लेन किया जाता है पार्शियल कोरिलेशन से. जैसे एग्जांपल है टास्क ऑन टाइम इज वन वेरिएबल एंड इवेंट इज द अनदर वेरिएबल. सो मोटिवेशन इज प्लेइंग एज अ थर्ड वेरिएबल इंटरवेनिंग बिटवीन टू वेरिएबल. तो यहाँ पर जब आर की वैल्यू आएगी तो वो दोनों में जो एसोसिएशन बताएगी वो किसके कनेक्शन में बताएगी, थर्ड वेरिएबल के कनेक्शन में, कि इसकी वजह से जो है वो ये रिलेशनशिप जो है वो टास्क और मोटिवेशन और अचीवमेंट में नजर आ रहा है. रिग्रेशन एनालिसिस. regression line is a line of best fit for all the points of scores on the graph. अब ये जो regression line है जब आप इसको देखते हैं, जब ये आपके पास प्लॉट आता है, जब एनालिसिस करते हैं ना regression analysis, तो ये उसके साथ आप प्लॉट भी आपको मिलेंगे, टेबल की फॉर्म में वैल्यूज तो मिलेंगी लेकिन ग्राफ भी मिलेंगे. तो वहाँ आप देखेंगे कि बेस्ट फिट लाइन है जिसके इर्द गिर्द स्कोर्स जो है वो जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं और उससे आपको पता चलता है कि ये कितनी फिट है और ये स्कोर्स जो है इसके इर्द हैं और ये इतना लीनियर एक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल में. This line comes the closest to all of the points on the plot and is calculated by drawing a line that minimizes the square distance of the point from the line. तो ये लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली आपको जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो वो आपको ड्रॉ करके बताएगी और ये बताते हैं किस तरीके से वो डिस्टेंस जो है वो मिनिमाइज होता है और किस तरीके से जो है वो स्कोर्स जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं और अपने उसमें से स्कैटर्ड है, उन्हें क्लोजली एसोसिएटेड हैं उस लाइन के साथ. Multiple regression is a statistical procedure for examining the combined relationship of multiple independent variables with a single dependent variable. So multiple regression can also be done to examine more than one variable as the predictor variable of a single dependent variable. तो यहाँ पर फिर predictor variable एक से ज्यादा है और dependent variable एक है, तो उसके लिए फिर रिसर्चर जो multiple regression analysis करते हैं. ये regression line आपको नजर आ रही है, ये best fitting regression analysis है और आप easily देख सकते हैं कि यहाँ पर स्कोर्स जो है वो इस लाइन के किस तरह क्लोजर है और जो स्कैटर्ड फॉर्म में है वो भी आपको दिखाई दे रहा है. Regression table shows the overall amount of variance explained in the dependent variable by the dependent variable called R square. अब regression analysis का टेबल भी फॉर्म बना सकते हैं. आप पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल में एसोसिएशन जो है वो R square से पता चलेगी. It also shows the regression where the amount of contribution of each variable controlling for the variance of all other variable called beta for each variable. इसमें आपको बीटा की वैल्यू भी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हर वेरिएबल जो है कितना जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है दूसरे वेरिएबल में वेरिएंस के लिए. तो वो उससे भी आपको जो है वो समझ आएगी कि वेरिएबल का कितना कंट्रीब्यूशन है, वेरिएंस जो दूसरे वेरिएबल में नजर आ रहा है वो किस तरह का है. A beta weight is a coefficient indicating the magnitude of a prediction for a variable after removing the effects of all other predictors. तो ये आपको बीटा वेट जो है वो आपको एक कोएफिशिएंट आपको वैल्यू देता है जिससे आप बता सकते हैं कि प्रेडिक्शन जो है वो एक वेरिएबल किस तरह की जा सकती है कि फिर दूसरे प्रेडिक्टर को रिमूव करके, कि हर प्रेडिक्टर की अलग अलग वो आपको वैल्यू बताएगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना स्ट्रांगली ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा है. You can make regression table in that way. You have to file 3 different table. You can make 3 different table or you can organize all values or compile all values you obtain from 3 different obtain in 3 different form in one table. तो आपको यहाँ पे मॉडल भी नजर आएगा, regression unstandardized coefficient, standardized coefficient की वैल्यू भी नजर आ रही है, t की वैल्यूज भी नजर आ रही है और आपको इसके साथ मॉडल समरी भी नजर आ रही है, r स्क्वायर है, एडजस्टेड आर भी है. तो ये एक टेबल की फॉर्म में भी आप अपने रिजल्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ रिसर्चर 3 अलग टेबल बनाते हैं, मॉडल समरी अलग बनाते हैं, अनोवा का टेबल अलग बनाते हैं, टी टेबल अलग बनाते हैं, लेकिन कुछ सब वैल्यूज को कंपाइल एक जगह पे कर लेते हैं. तो इस तरह आप अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं जो आपने रिग्रेशन एनालिसिस से हासिल किया है.
Other statistical analysis in correlational study, Pearson correlation coefficient. The statistics that expresses correlation statistics as a linear relationship is the product movement correlation coefficient. So that is one kind of a statistical test is used to determine the association between two or more variables. It is also referred to as the bivariate correlation, zero order correlation is denoted by R. तो आप इसको bivariate correlation भी कह सकते हैं, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है. जीरो ऑर्डर correlation भी कहते हैं और इसको R से डिनोट करते हैं. जैसे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो R की होगी. Spearman Rule, that is another kind of correlational coefficient test which can be used to determine the association between two variables. The Spearman rank order correlation is the non-parametric statistical test that is used to measure the strength and direction of association between two variables. तो इसके help से भी आप दो variable में association find out कर सकते हैं. It is also signified by RS. अब ये इन दोनों में difference ये है कि अगर आपका data जो है normally distributed है, then you will apply or compute Pearson correlation coefficient, and if your data is not normally distributed, then you will apply Spearman rule. That is a non-parametric test. Now, advantages of correlational research. When researchers begin investigating a phenomenon or relationship for the first time, correlational research provides a good starting position. So, beginners should use this type of research because it is easy to be carried out. It is a non-expensive स्टडी. कोई इतना इसमें कॉस्टली नहीं है, कोई इतना ज्यादा आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे, और दूसरा ये कि ये आप इजीली इसको किया जा सकता है. तो बिगनर्स के लिए ये बहुत सुटेबल है. It allows researcher to determine the strength and direction of a relationship, and with the help of this study you can explain the relationship with strength and direction. कि आप बता सकते हैं कि दो वेरिएबल में अगर रिलेशनशिप है तो what kind of a relationship exists between two variables, in which direction two variables are moving, and whether this relationship is strong or not. Correlational study can be conducted on variables that can be measured and not manipulated. For example, when an experimental method would be impractical or unethical to conduct, or sometimes researcher cannot carry out an experiment, some due to some limitation, and sometimes experimental method seems unethical to be conducted. So in that situation, a researcher can use correlational research method to find out the association, to examine the variable, and where there is no need to manipulate the independent variable, researcher can also use this type of research design. These are disadvantages of correlational research. Correlation research only cover a relationship, cannot provide a conclusive reason for why there is a relationship between two variables. So, correlational research although helps you in determining the association between two variables, but it will not identify the reason of association you have found out between two variables. कि ये नहीं बताएगी अगर पॉजिटिव भी है तो क्यों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है. So it doesn't emphasize on the reasons and causes of a relationship. It doesn't determine the cause and effect relationship between two variables. It just explains the relationship between two variables. A correlative finding does not reveal which variable influences the other. So in correlational study, you can explain the relationship between two variables, but we cannot say one variable is influencing the another one. Here you can interpret the results in a way that one variable is influencing the another, and vice versa. You can also say that the another variable, the second variables might have influenced the first variable. तो वो influence एक direction में नहीं बताएंगे, अगर होगा भी तो आप उसको एक दूसरे के connection में बताएंगे कि दोनों ही एक दूसरे को influence कर रहे हैं. No cause and effect relationship can be established in correlational research, as it is not certain that one variable cause another to happen. So here cause and effect relationship is difficult to be determined because here you are just studying the relationship between two variable instead of determining cause and effect association. कि आप ये नहीं देख रहे कि एक वेरिएबल कॉज है और दूसरा इफेक्ट है, यहाँ पे जस्ट रिलेशनशिप है. Students, in this class activity, you are required to identify the degree and nature of the association between variables. So, here are variables, the relationship, and the R value obtained by computing Pearson correlation coefficient. So, you can see that the relationship between depression and academic performance is being indicated by the R value, that is minus 0.63. The value of R 0.79 is indicating the association
between self-esteem and work performance. The value of R 0.58 is indicating the association between family functioning and self-concept, and the value of R with 0.29 has proved the association between sacrifice and work performance. So you have to interpret all these findings. Students, you are being given 10 minutes to answer these questions.